स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैंसर का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है, हमने बार बार बताया भी है कि कैंसर के बारे में हम जितनी जानकारी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि कैंसर का पता जितनी जल्दी हम लगा सकें उतनी जल्दी कैंसर का जो क्योर है यानी इलाज है वो संभव हो पाता है। कैंसर के प्रति लोग जागरूक बने, जानकार बने, इसके लिए हर महीने किसी न किसी कॉमन कैंसर को लेकर जागरूकता माह हम मनाते हैं। ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस माह हम लंग कैंसर के लिए जागरूकता माह मना रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि कैंसर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हुए विशेष रूप से लंग कैंसर के बारे में आपको जानकार बनाएं, ताकि आप इस तरह के कैंसर के बारे में जानकार रहें, जागरूक रहें और इससे अपना बचाव कर सकें, समाज का, परिवार का बचाव कर सकें। आपको बता दें कि इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे बीच बने हुए हैं डॉक्टर कुमार सौरभ, सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि अब्दुल रज़ाक क्यूरी कैंसर हॉस्पिटल और शांभवी डे केयर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम बार बार लोगों को बताते ही हैं कि कैंसर क्या होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं या कुछ दर्शक जो है वो इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये कैंसर क्या है, हम शुरुआत इसी से करेंगे कि कैंसर क्या है और ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ, किन किन अंगों में हो सकता है। कैंसर हमारे शरीर की कोशिकाओं से निकलता है, और चूँकि कोशिकाएं हमारे शरीर में हर अंग में रहती है, तो कैंसर हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है जो कि जीवित हो। तो इसका मतलब है कि नाखून और बाल इत्यादि को छोड़ के बाकी शरीर के किसी भी अंग में कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कैंसर तब होता है जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से रिप्रोड्यूस करने लगती हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। तो हर शरीर के किसी भी अंग में गांठ बन जाती है और वो गांठ निरंतर ही बड़ी होती चली जाती है। तो इस चीज़ को कैंसर कहते हैं। जी जी। तो कैंसर का सर कारण, अगर हम उस पर बात करें, अलग अलग अंगों के कारण भी अलग अलग होते होंगे, या फिर अगर एज अ होल हम इन जनरल कैंसर की बात करें तो क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? कैंसर एज ए होल इसका सबसे प्रमुख कारण दो ही माना जाता है, एक है जेनेटिक और दूसरा है एनवायरमेंटल। बहुत सारे लोग जेनेटिक रूप से कैंसर ग्रसित होने के लिए पहले से ही ये रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कैंसर होने का संभावना उन लोगों को ज़्यादा रहता है जिनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। मैक्सिमम कैंसर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड होते हैं, यानी आपके रहन सहन, खान पान, इस कारण से आज के डेट में कैंसर बढ़ भी रहे हैं और ज़्यादा कैंसर्स आ भी रहे हैं सामने। तो अगर आप एनवायरमेंटल रीजंस की बात करें तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है, जो कि कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है, यानी जिसको रोका जा सकता है, वो है तंबाकू का सेवन। तो हमारे देश में मुख्य रूप से तंबाकू सेवन से ही मैक्सिमम कैंसर्स होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे प्रमुख कैंसर होता है मुंह का कैंसर, जो कि सीधा जिसका रिलेशन तंबाकू से है। हमारे यहाँ लोग चबाने वाला तंबाकू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और खैनी इत्यादि, जिसके कारण मुंह के कैंसर्स काफ़ी होते हैं। इसके अलावा जो तंबाकू का सेवन का मुख्य तरीका है वो है बीड़ी या सिगरेट पीना, और ये बीड़ी और सिगरेट जो है मुंह के कैंसर के साथ साथ लंग कैंसर के भी एक प्रमुख कारण है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लंग कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर है पूरे विश्व में। सिर्फ पहले नंबर पे ये कैंसर आता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर कैंसर डेथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग लंग कैंसर से ही मरते हैं, मृत्यु होती है। जी बिल्कुल। तो ये जो माह है, नवंबर माह है, और इसमें हम लोग पूरे महीने जो है वो लंग कैंसर को लेकर ही जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लंग कैंसर की ही सर बात करेंगे, क्योंकि तो इस माह में लंग कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ मुख्यतः होती हैं? सबसे प्रमुख, जैसा मैंने कहा, लंग कैंसर का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग। तो और चूँकि हमारे देश की लगभग 30 to 40% संख्या में लोग
इस तरह के तंबाकू के पदार्थों का सेवन करते हैं, तो सरकार का ये है कि किसी तरह जो यंग पॉपुलेशन है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि बीड़ी और सिगरेट पीना काफ़ी यंग एज से चालू हो जा रहा है। जो पहले 18 से 20 साल की उम्र में लोग सिगरेट बीड़ी लेना शुरू करते थे, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे टीनेजर्स यानी कि 13-14 साल के लोग भी सिगरेट और बीड़ी का सेवन चालू कर देते हैं। तो सिगरेट और बीड़ी का सेवन ऐसा है कि बहुत सारे कारणों से प्रेरित होता है। जैसे हमारी फिल्में हैं, जैसे हमारे विज्ञापन आते हैं जिसमें इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बीड़ी और सिगरेट हो सकता है आप अभी स्टाइल के लिए पीते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। इनफैक्ट ये आदत इतनी ख़राब है कि एक बार अगर आपको पकड़ लेती है तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो दर्शक जो स्पेशली जो यंग दर्शक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि और भी बहुत तरीके हैं अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। बीड़ी सिगरेट पीने अगर आपने नहीं चालू किया है तो आप काइंडली हाथ ना लगाएं आगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। और ये जो लंग कैंसर की बात हम करते हैं तो मुख्य रूप से ये तंबाकू और तंबाकू से बने जो चीज़ें हैं, चाहे उसका किसी भी रूप में हम सेवन करते हैं, अगर कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। तो लंग कैंसर में सर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मृत्यु भी लंग कैंसर के कारण ही होता है। इसका मतलब कि क्या इसका इलाज नहीं है, या फिर लोगों को देर से पता चलता है, लक्षण पता नहीं चलते हैं? तो हम सबसे पहले आपसे यही बात जानना चाहेंगे कि इसके जो लक्षण हैं, अगर शुरुआत हो रही है तो कब से, और मतलब अगर कोई सेवन कर रहा है इस तरह की चीज़ों का तो उसके कितने दिनों के बाद इसका असर दिखाई दे सकता है और क्या दिखता है? जी, लंग कैंसर के इतने ज़्यादा मृत्यु होने का कारण लंग कैंसर से, उसका सबसे सीधा कारण यही है कि लंग कैंसर अर्ली स्टेजेस में नहीं पता चलता है। जब तक आपको लंग कैंसर सिम्टम्स देना चालू करता है, यानी कि पेशेंट को तकलीफ़ होनी चालू होती है, खांसी हो सकती है, सांस फूलती है या खांसी में खून आता है, ये सारे ही लक्षण जब तक चालू होते हैं तब तक ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी रहती है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो या तो एडवांस स्टेज में रहता है मैक्सिमम केसेस में। इनफैक्ट शुरुआती स्टेज के स्टेज 1 या स्टेज 2 के लंग कैंसर बहुत रेयरली मिलते हैं। मैं पिछले लगभग 15 साल से कैंसर देख रहा हूँ और आज तक मुझे 2 या 3 पेशेंट ही मिले हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ा गए, और वो भी इसलिए पकड़ा गए हैं कि किसी और कारण से उनका सीटी स्कैन या कुछ हुआ है जिसमें उनको दिख गया। अच्छा। जनरली जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक काफ़ी लेट हो चुकी रहती है। तो लंग कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लंग कैंसर से ग्रसित हो जाता है आदमी तो उसको पूर्णतया क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और शुरुआती दौर में ये पता भी नहीं चलता है, आप बता रहे हैं जैसे। जी जी बिल्कुल पता नहीं चलता है। और एक तरीका है, जनरली इंडिया में वो उतना फिजिबल नहीं है क्योंकि इंडिया के लोग उतने जागरूक नहीं हैं, प्लस उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विदेशों में ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर जो होता है वो सिगरेट स्मोकर्स में ही ज़्यादा होता है, और उसका सीधा रिलेशन नंबर ऑफ सिगरेट्स और कितना ड्यूरेशन है आपका सिगरेट स्मोकिंग का उससे है। जैसे आप अगर 2 सिगरेट पी लेते हैं तो लंग कैंसर नहीं होगा। जनरली लंग कैंसर उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत बरसों से सिगरेट पी रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो उसको हम लोग पैक ईयर्स कहते हैं। अगर एक आदमी 1 पैकेट सिगरेट पीता है 1 साल तक तो ये माना जाता है कि वो 1 पैक ईयर सिगरेट स्मोकर। तो ऐसा देखा गया है कि जिनकी 15 पैक ईयर से ऊपर की हिस्ट्री है, यानी एक व्यक्ति डेली 1 पैकेट सिगरेट पी रहा है पिछले 15 साल से, तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक लो डोज सीटी स्कैन आता है विदाउट एनी सिम्टम्स, उसको लो डोज सीटी स्कैन स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये देखा गया है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके आसपास कोई बड़े शहर में आप रहते हैं, रांची जैसे, तो ऐसे लोगों को के लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप जाके मिल सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट से, और वो साल में 1 बार आपको लो डोज सीटी स्कैन कराएगा। इससे ये देखा गया है कि कुछ लंग कैंसर्स हम जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तरीका सटीक तरीका नहीं है। सटीक तरीका ये है कि आप लंग कैंसर को उत्पन्न ही ना होने दें। और आप जैसा आपने बताया कि अगर आप स्मोकर हैं या फिर किसी भी अन्य तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं, आपको ऐसा लगता है,
तो पहले भी जाकर एक बार आप जांच करवा सकते हैं सर। मतलब अगर जो रेगुलर जांच की जो हम बात करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो रेगुलर अगर हम जांच में जाते हैं तो इसका पता चल जाता है? हाँ, नहीं, उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपका 15 पैक ईयर्स नहीं हुआ है तो और अगर आप सीटी स्कैन कराएंगे तो यील्ड जिसको कहते हैं वो काफ़ी कम रहती है। सीटी स्कैन ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पैसे जाते हैं, सीटी स्कैन में आपको रेडिएशन भी पड़ता है। तो आप बार बार अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइट स्मोकर है तो उसके लंग कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो उसको बार बार सीटी स्कैन कराने पे फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरली जो रिकमेंडेशन है, और वो भी ये नॉर्मल सीटी स्कैन नहीं है, एक दूसरे टाइप का सीटी स्कैन होता है जिसमें रेडिएशन कम मिलता है, विच इज़ लो डोज सीटी स्कैन। तो ये रांची में केवल उपलब्ध है इनफैक्ट, और पूरे झारखंड में और कहीं लो डोज सीटी स्कैन नहीं होता। ये अलग बात है कि मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति ये सीटी स्कैन कराएं जिनका 15 पैक ईयर से ऊपर है, और खुद से जाके सीटी स्कैन नहीं कराएं, क्योंकि ज़्यादा सीटी स्कैन्स जो नॉर्मल रूटीन रूप से होते हैं वो हाई डोज सीटी स्कैन्स होते हैं जिसमें रेडिएशन काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो ऐसे ये देखा गया है कि सीटी स्कैन्स आपको किसी डॉक्टर के देख रेख में कराना है, और वो भी तभी अगर आपका 15 पैक ईयर से ज़्यादा हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट अलग हो जाता है, और रिस्क फैक्टर जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स की बात में हमने बात किया तंबाकू की, अब हम स्टेजेस की बात करते हैं सर। जैसे आपने पहले भी बताया है कि कैंसर जो है वो कई स्टेज में देखा जाता है। तो लंग कैंसर की अगर हम स्टेज की बात करें तो कितने स्टेजेस का ये होता है, और कब से लक्षण पकड़ में आने लगता है, और क्या होता है इसमें? जी, लंग कैंसर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में ऑपरेशन से लंग कैंसर को कई बार ठीक भी किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लंग कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 के लेवल पे मैक्सिमम केसेस में नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि उस समय कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मैक्सिमम केसेस में स्टेज 3 या स्टेज 4 यानी जो एडवांस स्टेजेस है उसमें आते हैं। अच्छी बात यह है कि पहले हमारे, आज से कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले तक हमारे पास कोई ख़ास दवाइयाँ भी नहीं थी, और लंग कैंसर का कोई भी मरीज जब डायग्नोस होता था तो उसका एवरेज सर्वाइवल विथ बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी 1 साल जैसा ही रहता था। पर ये सारा सिचुएशन अब आज के डेट में काफ़ी चेंज हो चुका है। आज हमारे पास काफ़ी नए दवाइयाँ हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, जिससे सर्वाइवल जो है 1 साल से बढ़ के अब हमारे पास 3 साल 4 साल, इनफैक्ट इवन लास्ट स्टेज के लंग कैंसर के पेशेंट्स अब आजकल 4 साल 5 साल भी जीवित रहते हैं। हमारी एक लंग कैंसर की पेशेंट थी जिनकी बीमारी ब्रेन में भी फैल गई थी, और सिंपल एक टैबलेट के द्वारा, इलाज के द्वारा आज वो लगभग 8 साल तक भी जीवित है। तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके परिवार में या किसी को लंग कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो और लास्ट स्टेज में रहता है तो ऐसा नहीं, बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हैं और लंबा भी आदमी चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि दीज ट्रीटमेंट्स जो हैं ये क्यूरेबल नहीं है, यानी बीमारी जड़ से नहीं जाती है, पर आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हम काफ़ी लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। जी जी। तो ये जो आपने बताया कि ये जो क्यूरेबल तो पूरी तरह से तो नहीं है ये कैंसर, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा रोकथाम ज़रूर कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो विषमता गंभीर स्थिति जो आती है उसको हम थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। तो इलाज की बात आती है सर, तो लोग थोड़ा सा डरते हैं इसमें, कीमो वगैरह के नाम से या फिर रेडिएशन जो अभी बता रहे हैं, और भी कई मेथड्स अभी आधुनिक रूप से। तो इलाज के बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि क्या लोग जो भयभीत होते हैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को बताएं क्या है ये, मतलब इलाज एक अलग कैंसर के लिए, मतलब लोगों के लिए थोड़ा डर की बात है। जी बिल्कुल। तो जनरली क्या होता है कि मेरे एक्सपीरियंस में यही रहता है कि जब कैंसर किसी को डायग्नोस होता है तो कैंसर से कम वो इलाज की पद्धति से ज़्यादा डरने लगता है। महिला को अगर कैंसर होता है तो उनके बाल झड़ने का बहुत डर रहता है कि मेरा बाल झड़ जाएगा। जो बहुत लोगों को ये गलत धारणा है कि कैंसर के इलाज में जहर दिया जाता है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसके कारण लोग क्या रहता है कि कई बार
अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में चले जाते हैं और जिससे कि काफ़ी लेट हो जाती है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि पहले के जिस समय जो कैंसर की दवाइयाँ आती थी काफ़ी महंगी भी आती थी और काफ़ी दर्दनाक भी होती थी, इनफैक्ट साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते थे। पर जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया है धीरे धीरे अब आज के डेट में जितनी भी कैंसर की दवाइयाँ हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड हो, इम्यूनोथेरेपी हो, साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गए हैं। मैक्सिमम हमारे कैंसर के पेशेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं विद कीमोथेरेपी। और लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। वो कारण ये है कि लंग कैंसर पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं। इनफैक्ट अगर आप यूएस और यूरोप देखेंगे तो भी नंबर 1 किलर लंग कैंसर ही है। तो लंग कैंसर पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसमें से जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। उसमें हम ऐसी दवा देते हैं कि जो डायरेक्टली शरीर को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, वो शरीर के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके आपका जो खुद का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही कैंसर को मारता है। तो वो दवा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। और अच्छी बात ये है कि उस दवा में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। इनफैक्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हल्के फुल्के वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम होते हैं और पेशेंट्स काफ़ी अच्छी ज़िंदगी और काफ़ी लंबी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। मतलब लंग कैंसर में इलाज की पद्धति अभी इस प्रकार हो गई है कि इस पर हम काबू पाते हुए एक लाइफ को जो है थोड़ी अच्छी क्वालिटी हम उसको दे सकते हैं। लंग कैंसर के कारण कोई और भी अलग से साइड इफ़ेक्ट्स उसके चलते कोई और परेशानी, अन्य अंगों में परेशानी ऐसी हो सकती है क्या? जी, लंग कैंसर का टेंडेंसी रहता है फैलने का। लंग कैंसर एक बहुत ही एग्रेसिव कैंसर होता है और इसकी टेंडेंसी रहती है बाकी दूसरे अंगों को भी प्रभावित करने की। उसमें से जो सबसे कॉमनली प्रभावित अंग रहते हैं वो हैं हड्डियाँ, लिवर और ब्रेन। तो इस कारण से पेशेंट्स को और तकलीफ़ होती है। जैसे अगर किसी पेशेंट का कैंसर हड्डी में चला जाता है तो उसको काफ़ी पेन रहता है हड्डी में, और ब्रेन में चला जाता है तो उसको मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। पर ये सारी चीज़ें के लिए भी इलाज है और करेक्ट इलाज से, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ये सारी चीज़ें भी बहुत आराम से कंट्रोल की जा सकती हैं। जी जी जी। तो ये जो इलाज की चूँकि हम बात कर रहे हैं सर, और आपने कहा कि जो इसका जो ट्रीटमेंट है तो बाल झड़ना और बहुत सारी अंगों को ऑपरेशन भी आप लोग कर देते हैं। तो इलाज में जो चेंजेस आया है, जो थेरेपी जो आप देते हैं कीमोथेरेपी वगैरह, तो अब उसमें भी कुछ बदलाव आया है, कुछ आधुनिक चीज़ें आई हैं इसमें? जी, पहले ऐसा था कि सारे लंग कैंसर को इंजेक्शन के द्वारा कीमोथेरेपी दी जाती थी। पर आज के डेट में हम लंग कैंसर एक बीमारी नहीं होती है। अच्छा। लोगों को ये कहना अनुचित होगा कि लंग कैंसर एक बीमारी है। इनफैक्ट हर आदमी के हिसाब से इलाज होता है। तो हम आज के डेट में काफ़ी चीज़ें, लंग कैंसर अगर किसी को आता है तो हम और भी टेस्ट कराते हैं। अच्छा। और उस टेस्ट के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि इस पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसको हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। तो सब पेशेंट को एक ही टाइप का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो हमारे कोई एक लेडी आती हैं जिनको लंग कैंसर है और उनको लेट से एक EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव रहता है। हम थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन खैर स्टिल जैसे ये एक म्यूटेशन काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स को लंग कैंसर में इंडिया में ये म्यूटेशन पॉजिटिव रहता है। और इस म्यूटेशन की अच्छी बात ये है कि इस म्यूटेशन में अगर आपको पॉजिटिव है तो आपको कोई इंजेक्शन कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक टैबलेट देते हैं और उस टैबलेट की कीमत मात्र 2,5-3 हज़ार रुपये महीना रहती है और सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान गंभीर बीमारी योजना से भी कवर्ड है। और इस टैबलेट के द्वारा बहुत सारे पेशेंट 3 साल 4 साल जीवित रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सिंपल आपको एक टैबलेट खानी है, एक गोली खानी है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बाल भी नहीं झड़ते, कुछ भी नहीं होता, कमजोरी भी नहीं आती। मतलब टारगेटेड थेरेपी जिसको कहते हैं। जी, एंड पेशेंट्स उस पर काफ़ी लंबे और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीते। बिल्कुल, मतलब बहुत इलाज में बहुत नई नई चीज़ें आई हैं और पहले से अगर तुलना करें तो बहुत ही मतलब आसान भी चीज़ें होती जा रही हैं और क्वालिटी भी लाइफ में जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हम बार बार यही कहते हैं कि ठीक है, इलाज अपनी जगह है, आधुनिक मशीनों की बात अलग है, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इसका जो कारण है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उससे हम दूर रहें। हम जब भी कुछ इलाज की बात आती है सर तो लोग ये भी चिंता में पड़ जाते हैं कि कहाँ जाएँ। झारखंड
झारखंड में है इलाज नहीं है, झारखंड से बाहर जाएं, अन्य जगहों पर जाएं, तो क्या सुविधाएं हैं? क्या अभी भी लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है या यहाँ सारी सुविधाएं हैं लोगों के बीच में? पहले मैं तो दर्शकों को ये बोलूँगा कि आज से 10-15 साल पहले तक तो बहुत कम था। इनफैक्ट आपको मैक्सिमम केसेस के लिए सारी चीज़ें बाहर ही जानी पड़ती थी। पर आज रांची में, इनफैक्ट रांची में नहीं, झारखंड में, जमशेदपुर में भी सारे तरह के विशेषज्ञ हैं। कैंसर के इलाज मुख्य तौर पे 3 विशेषज्ञ करते हैं। एक सर्जन होता है जिसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है जो कि मैं हूँ, जो कीमोथेरेपी और ये सब देखता है, और एक तीसरा होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आज के डेट में रांची और जमशेदपुर, 2 जो बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये तीनों किस्म के डॉक्टर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। और सिर्फ यही नहीं, अस्पताल भी हैं जिसमें रेडिएशन की सुविधा है। जैसे हमारे रांची में आज के डेट में 3-4 हॉस्पिटल हो गए, अब तो 4 हॉस्पिटल हैं जिसमें रेडिएशन की सुविधा है। 2 सरकार के अंदर हैं, एक रिम्स है और दूसरा आपका जो टाटा का एक नया सेंटर खुला है, रांची कैंसर सेंटर, उसके द्वारा है। प्राइवेट में एक HCG क्यूरी अब्दुल रज़ाक कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसमें रेडिएशन की सुविधा है। एक RJSP करके कटहल मोड़ में है जिसमें रेडिएशन से। तो रांची शहर में ही आपको 4 कंप्लीट कैंसर सेंटर्स हैं, प्लस जमशेदपुर में भी 2 कैंसर सेंटर्स हैं। और धीरे धीरे हमारा प्रदेश कैंसर ट्रीटमेंट पे काफ़ी हद तक डेवलप कर रहा है। और मैं श्योर हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैक्सिमम लोगों का इलाज हम यहीं पे कर पाएंगे और किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और अभी भी वर्तमान में भी जो हम बात करें सुविधाओं की, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो बहुत सारे इलाज हैं, आधुनिक तरीके से जो इलाज हैं वो भी सारे अभी यहाँ पर हैं। तो अगर ऐसी तकलीफ़ होती है तो आराम से हम अपने यहाँ के ही डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सर ये इसका इलाज अपने आप में भी खर्चीला तो होता ही है, और बाहर जाकर अगर इलाज की नौबत आती है तो फिर खर्चे का तो फिर बात ही अलग है। तो अगर हम खर्च की बात करते हैं सर, तो क्या बहुत ज़्यादा खर्च आता है इसके इलाज में? नहीं, कैंसर का इलाज एज सच अगर देखा जाए तो किसी को अगर अपने जेब से कराना पड़ रहा है तो कॉस्टली रहता है। कुछ समय से तो इलाज धीरे धीरे सस्ता होता चला गया है। पर अच्छी बात यह है कि सरकार हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे एक है आयुष्मान योजना, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना चलती है, उसके थ्रू सारे कैंसर का, सारी पद्धतियों का इलाज सरकार की तरफ से फ्री होता है। इसके अलावा सरकार एक गंभीर बीमारी योजना भी चलाती है, जिसमें पहले सरकार की तरफ से 4 लाख की राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 10 लाख की राशि तक सरकार प्रोवाइड करती है, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो भाई बहन अपने जेब से खर्च करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आज के डेट में कैंसर का इलाज काफ़ी हद तक पैसा कम लगता है। जी, मतलब जो एक तो इलाज के लिए भय है, वो अलग बात है, प्लस खर्च को लेकर भी लोग परेशान हो जाते हैं। और अगर घर का कोई मेन मेंबर अगर इस तरह की समस्या से लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आती है। इसलिए खर्च का भी सोचना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए भी हम बार बार लोगों से बार बार यही अपील करते हैं कि इस तरह की नौबत ना आए। तो बहुत अच्छा, आपने जब हम शुरू में ही जब हमने कारणों की बात की सर, तो आपने 2 कारण बताए कि एक तो हेरिडिटरी हो सकता है, अनुवांशिक रूप से हो सकता है, क्योंकि ये लंग कैंसर अनुवांशिक हो सकता है क्या? लंग कैंसर जनरली ऐसा देखा गया है कि हेरिडिटरी नहीं होता है, और मैक्सिमम केसेस में एनवायरमेंटल ही रहता है। तो जैसा मैंने बोला, तंबाकू सबसे बड़ा कारण, और दूसरा बहुत मुख्य कारण जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये एक बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट हमारा दिल्ली में तो हालत हम सब जानते हैं कैसा है। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही है, और समय समय पे रह कर इस तरह के पॉल्यूशन की जो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता ही जाता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और चलते चलते सर, थोड़ा सा हम लोग, चूँकि खान पान तो हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, और जैसा हमारा खान पान है वैसे ही हमारा शरीर भी होता है, बीमारियाँ उससे लगी रहती हैं। तो किस तरह का खान पान हमें लेना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो हम इस तरह की बीमारियों को हम आमंत्रण ना दें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है।
बॉडी वेट आपको कंट्रोल में रखना है। जो जंक फूड आजकल काफ़ी मात्रा में यंग लोग स्पेशली खाने लग गए हैं, उसको कम करना है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो हमारा जो स्वदेशी यानी शुरू से जो पारंपरिक खाना है वो काफ़ी हेल्दी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पिज्ज़ा और बर्गर के चक्कर में फास्ट फूड के चक्कर में हमने काफ़ी अपनी हेल्थ को डैमेज कर दिया है। तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी एक वेट अपना कंट्रोल में रखें और स्वच्छ खाना खाएं और इस तरह के फास्ट फूड और ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। मेरे ख्याल से यही बेस्ट। बिल्कुल हेल्दी और संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन हम ले, जो हमारा पारंपरिक भोजन है बस हम उस पर रहें तो बहुत सारी बीमारियों से, न सिर्फ कैंसर से, कई तरह की समस्याओं से हम बचे रह सकते हैं। तो सर समय समाप्त हो चला है, चलते चलते अगर 1-2 लाइन में आप कुछ अपील कर दें हम जो ये माह मना रहे हैं। जी, मैं तो बस अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने तंबाकू का सेवन अभी नहीं चालू किया है तो आगे आइंदा बिल्कुल ना करें, और अगर आप ऑलरेडी तंबाकू खाते हैं तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आप इसे बंद कर दें। ये कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगेन अगर आप उचित सलाह लेंगे, आप किसी भी डॉक्टर की सलाह से भी आप तंबाकू से मुक्ति पा सकते हैं। अब आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे च्युइंगम्स और बहुत सारे पैचेस आते हैं जिनके थ्रू आप ये आदत को छोड़ सकते हैं। तो आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और मैं श्योर हूँ कि दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट के साथ आप इस आदत से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, एक अपील आपने किया है। हम उम्मीद है कि दर्शक इस बात को ज़रूर मानेंगे, समझेंगे और ज़िंदगी चुनेंगे, तंबाकू नहीं। तो सर आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हैं, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।